हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का इसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इस सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको देखना है कि इस सब्जेक्ट के लिए क्या स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसके में बीए प्रोग्राम के जितने भी मेन सब्जेक्ट हैं उन सभी के लिए स्टैंडर्ड बुक्स मैंने सजेस्ट करी हुई हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विद्यासागर। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो ये मेरी पर्सनल आईडी है विद्यासागर.ऑफिशियल, और ये है एसओएल रिपोर्टर की आईडी। तो आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में जो आपका सब्जेक्ट है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसके अंदर आपको टोटल 6 यूनिट्स पढ़नी है, ठीक है। और 6 यूनिट्स में आपके 6 अलग अलग तरह के टॉपिक्स दिए हुए हैं, 6, ठीक है। 6 अलग अलग नेचर के आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उनको आपको स्टडी करना है। जो यूनिट 1 है आपका, उसके अंदर आपको स्टडी करना है द नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है जब किसी दो कंट्रीज के किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी सिस्टम को हम कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यूएसए के इलेक्शंस और इंडिया के इलेक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये आएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। या कह सकते हो आप यूएसए का वोटिंग बिहेवियर जो है हम इंडिया के वोटिंग बिहेवियर से कंपेयर कर रहे हैं। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। या यूके की जो जुडिशरी है उसको हम इंडिया की जुडिशरी से कंपेयर कर रहे हैं। या साइमल्टेनियसली किसी और कंट्री के कोई सिस्टम है उसको हम किसी और कंट्री से अगर एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो सभी स्टडी आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो इस जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं, इसका स्कोप क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है हमें यूनिट 1 में। तो आपको यूनिट 1 में ये चीज़ें जो है पढ़नी है। इस तरह से अगर यूनिट 2 को देखें तो इसमें पढ़ने आपको कुछ रिजीम्स हैं, उसको आपको पढ़ना है, उसके बीच में आपको कंपैरिजन भी करना है, ठीक है। ये रिजीम कौन कौन सी है? ये है, एक तो है अथॉरिटेरियन और दूसरी है डेमोक्रेटिक। अथॉरिटेरियन रिजीम का मतलब ऐसे रिजीम जिसके अंदर किसी किंग का राज हो, कोई एक डिक्टेटर हो, या कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो उसके ऊपर राज करती है उस कंट्री के ऊपर, और उसको हटाने का हक जो है या हटाने की पावर जो है और किसी के अंदर नहीं है। जैसे चाहे आर्मी रूल हो, वो भी क्या अथॉरिटेरियन के ही अंदर आएगा। डेमोक्रेटिक आप जानते हैं, जिसके अंदर इलेक्शंस के द्वारा जो है किसी कंट्री का जो लीडर होता है उसको चुना जाता है, तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में आता है। जैसे इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यूएसए जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यूनाइटेड किंगडम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं। अथॉरिटेरियन की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया एक अथॉरिटेरियन सिस्टम है। तो इस तरह के दोनों जो रिजिम्स हैं, उन रिजिम्स को आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है, ठीक है। थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको क्लासिफाई करना है, उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है। कौन कौन से सिस्टम्स करने हैं आपको? पहले तो आपको स्टडी करना है जो कंट्री के सिस्टम है, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और इसके अंदर भी दो कंट्रीज को आपको स्पेशली स्टडी करना है, यूके को और यूएसए को, ठीक है। यूके की बात करें तो यूके के अंदर आपको मिलेगा पार्लियामेंट्री सिस्टम, और यूएसए के अंदर मिलेगा आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कहने का मतलब क्या है? यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है उसके ऊपर उसके पास जो है मैक्सिमम पावर होती है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम के अंदर ऐसा नहीं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के अंदर जो लीडर ऑफ पार्लियामेंट होंगे यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनके पास जो है सबसे ज़्यादा पावर आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो दोनों सिस्टम्स हैं, इनको आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है इस यूनिट के अंदर। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन आपको दी गई, वो है फेडरल और यूनिटरी। फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम, इसके अंदर आपको दो कंट्रीज का रेफरेंस दिया हुआ है। फेडरल सिस्टम के रूप में आपको दिया हुआ कनाडा का रेफरेंस, और यूनिटरी सिस्टम के रूप में दिया हुआ चाइना का रेफरेंस। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर फेडरल सिस्टम की बात करूँ तो इंडिया भी एक फेडरल सिस्टम है। इंडिया में क्या होता है? अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं हम, और दूसरी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे अगर यूपी की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट है, दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है फेडरल सिस्टम, जिसके अंदर स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है, सेंटर की अलग गवर्नमेंट होती है। इस तरह से कनाडा के अंदर भी सिस्टम जो है वो फेडरल सिस्टम है, स्टेट का अलग गवर्नमेंट, सेंटर का अलग गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन चाइना के अंदर नहीं है। चाइना के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसके बीच में भी आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है।
अब आते हैं अपने यूनिट 4 पे। तो यूनिट 4 में पढ़ना आपको इलेक्ट्रल सिस्टम, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो पहले का, तो अगर 11th क्लास में आपको ध्यान हो तो 11th क्लास में भी आपने ये पढ़ा था इलेक्ट्रल सिस्टम जो है इसके बारे में। तो इसमें फर्स्ट पढ़ना आपको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन। ये जो है अगर इंडिया में देखें तो मैक्सिमम इलेक्शन जो है इसी बेस पे होते हैं। इसमें क्या होता है, इसे मान लीजिए इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शन में एक कैंडिडेट को मिली है 40% सीट वोट्स मिले, एक को मिले 20% वोट्स, इसी तरह से साइमल्टेनियसली किसी को 5, किसी को 2% ऐसे वोट्स मिले। तो इस केस में क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा वोट लाएगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिले, चाहे भले ही इसको इससे एक ज़्यादा वोट मिले, इसको मान लो 4000 वोट मिले, इसको मान लो 3999 वोट मिले, फिर भी यही जीतेगा। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आधी सीटें इसको आधी सीटें इसको, जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो जीत जाएगा। फिर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जिस हिसाब से वोट आपको मिले हैं उस हिसाब से आपको सीट्स भी मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए एक स्टेट है, उसके अंदर 100 सीट हैं, एक पार्टी को मिले 30% वोट, एक पार्टी को मिले 40% वोट और दूसरी पार्टी को मिले 20% वोट, बाकी 10% वोट जो है वो अलग अलग पार्टीज़ को मिले। तो इस केस में क्या होगा, 30 वोट सीट मिल जाएंगी इस पार्टी को, 40 सीटें मिल जाएंगी इस पार्टी को, 20 सीटें मिलेंगी इस पार्टी को और 10 सीटें बाकी बचेंगी जो बटेंगी बाकी पार्टीज में, ठीक है। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम। दूसरा सिस्टम तीसरा सिस्टम होता है आपका मिक्स सिस्टम, जिसके अंदर ये वाला भी और ये वाला दोनों को मिक्स करके अप्लाई किया जाता है। तो ये होता है आपका मिक्स सिस्टम। नेक्स्ट आपका यूनिट 5 है आपका पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम में आपको पता ही है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम वो सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ एक पार्टी हो पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका चाइना। चाइना के अंदर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिंगल पार्टी है, वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम काम करता है। टू पार्टी की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल है आपका यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे दो पार्टीज हैं आपकी, एक पार्टी आपकी रिपब्लिकन और दूसरी पार्टी आपकी डेमोक्रेट, ठीक है। तो दो पार्टीज यहाँ पे। मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जांपल देखें तो इसका सिस्टम है इंडिया में। इंडिया में देखेंगे तो आपको हर स्टेट में बहुत सी पार्टियाँ मिल जाएंगी। सेंट्रल लेवल पे देखें तो आपको बीजेपी मिलेगी, कांग्रेस मिलेगी और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, ठीक है। तो ये सारी पार्टीज जो है इंडिया के अंदर क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम बनाती हैं। इसके अलावा जो लास्ट और 6th यूनिट है आपकी, वो है कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑन नेचर ऑफ स्टेट, यानी कि एक स्टेट कैसा हो, इसके ऊपर क्या क्या डिबेट्स हैं उसके ऊपर आपको स्टडी करनी है। इसके अंदर आपको पढ़ना द सिक्योरिटी स्टेट एंड चैलेंजिंग नेचर ऑफ नेशन स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आपको पता है आज की डेट में जो स्टेट के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ग्लोबलाइजेशन की। तो इसके अंदर आपकी जो स्टेट है वो किस तरह से सिक्योरिटी प्रदान करता है अपने सिटीजन्स को, किस तरह से सिक्योरिटी स्टेट के रूप में काम करता है, और जो स्टेट का नेचर जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से वो बिहेव करता है, तो उसके ऊपर या किस तरह से उसको बिहेव करना चाहिए उसके ऊपर जो डिबेट्स हैं वो सारी हम स्टडी करेंगे यूनिट 6 के अंदर। तो ये मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का जो भी सिलेबस था वो मैंने डिस्कस कर दिया आपके लिए। 6 यूनिट्स आपको पढ़नी है और 6 यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अगर आपको ये देखना है कि इस सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए या ऑल टुगेदर बीए प्रोग्राम में आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया सिलेबस एंड बुक्स ऑफ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3rd, और ये जो आपको DU सोल, रेगुलर और NCF तीनों के लिए ही एप्लीकेबल होगा। इसके अंदर मैंने सिलेबस को ब्रीफली कवर किया और बुक्स के बारे में डिटेल में बताया आपको कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी चाहिए। तो चाहे तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एसओएल से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा, जो भी अपडेट्स होंगी, वो सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की इसी तरह से सिलेबस एनालिसिस देखना है तो उस सब्जेक्ट का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उसको मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा अभी ओपन बुक एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं आपके 12 दिसंबर से। तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो चाहिए तो उस सब्जेक्ट का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उस सब्जेक्ट का वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा जो भी उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।